हेलो एवरीबॉडी, रेलवे समान विज्ञान ये पेज नंबर 7 है आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा और स्पीड करूँगा, आप इसको सुनेंगे और देखेंगे भी और साथ में आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को बार बार बोलने की कोशिश करूँगा और आप साथ में आंसर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर पाएंगे। अगर आपके पास बुक है तो पास में रख सकते हैं बुक को और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। और अगर दोनों आप किताब साथ में रखते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाएगा। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए अपने बुक को, फिर इसको बंद करके रख दीजिए और यहाँ से सुनिए और जवाब देने की कोशिश करिए तो ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है? तो पृथ्वी पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका कि एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है, चंद्रमा से पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जो है उसका जो भार है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन हो गया ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जी की इकाई क्या है? जी की इकाई क्या है? ठीक है, तो जी की इकाई एन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। एन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी की इकाई क्या है? मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया जी की इकाई क्या है? तो एन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एन मतलब न्यूटन। ठीक है, जी का मतलब ग्रेविटेशन। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? एक वस्तु का वजन जो होगा सबसे अधिक होगा वो कहाँ रखने पर? तो ध्रुव पर रखने पर क्या होगा? सबसे अधिक होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसी वे में याद कर लीजिए कि एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर रखने पर होगा। ठीक है, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होगा? ठीक है, तो ध्रुव पर रखने पर होगा। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर रखने पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो डीएनए के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाएगा। किससे? तो डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? तो डीएनए के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। किसके द्वारा? तो डीएनए के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। क्या उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो आंसर होगा पायरोमीटर। एक बार फिर से क्वेश्चन है कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन याद हो रहा होगा। ठीक है, तो गतिमान वस्तु में होती है कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। याद रखना है कि गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा। याद रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला है कि सबसे कठोर धातु जो है वो क्या है? प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? वो प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु क्या है? तो प्लेटिनम है। याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन सबसे कठोर तत्व बोला जाएगा तो आपको याद रखना है हीरा। ठीक है, सबसे कठोर तत्व क्या है? हीरा। लेकिन सबसे कठोर धातु बोला जाए धातु तत्व तो प्लेटिनम याद रखना है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें दूरबीन तो ऐसे ही जानते हैं, और बायनोक्यूलर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बायनोक्यूलर। क्या बोलते हैं उसको? बायनोक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन, बायनोक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बायनोक्यूलर, दैट मीन्स दूरबीन के बारे में बात हो रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का उपयोग किए वायुमंडलीय दाब के लिए। ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग, पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग क्या है, यानी बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो वायुमंडलीय दाब को मापना। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापना। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो वायुमंडलीय दाब को मापना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है
कि जल का आयतन सबसे कम होता है -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जल का आयतन सबसे कम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, जल का आयतन सबसे कम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन कि जल का आयतन सबसे कम होता है किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना। चलो ये हो गया हमारा डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है? जड़त्व का मतलब वो होता है ना कि जब हम, जैसे मेरा बेड है, ठीक है, बेड जैसे इसको झाड़े ना तो क्या धूल कण निकल गया। ठीक है, तो वो एक नियम, न्यूटन का एक नियम फॉलो करता है। कौन सा नियम? तो प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम, जड़त्व प्रथम। ठीक है, जड़त्व प्रथम। ठीक है, याद रखना जड़त्व का नियम प्रथम नियम है न्यूटन का। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? तो जड़त्व का नियम है, याद रखना ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो है आम का एक प्रकार है। क्या है अल्फांसो? आम का एक प्रकार है। अल्फांसो क्या है? तो आम का एक प्रकार है। ध्यान रखना है इसको, इस क्वेश्चन को, कि अल्फांसो क्या है? तो आम का एक प्रकार है। ठीक है, आम का एक प्रकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी है अल्फांसो का। आगे है न्यूटन का पहला नियम जो आप देख रहे थे अभी, वो क्या था हमारा? जड़त्व का नियम था। और ये गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। गति के नियमों का खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गति के नियमों की खोज किसने करी? तो न्यूटन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन? तो लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी धातु है? तो लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी धातु है? तो लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी धातु है? तो लिथियम है। ठीक है, याद रखना है सबसे हल्की धातु कौन सी धातु है? तो लिथियम है। ठीक है, अगला है कि पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करती है? पत्ती। ठीक है, अवयव प्रश्वसन यानी प्रश्वसन, याद रखना प्रश्वसन का कार्य करती है पत्तियाँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण किस में होते हैं? सिंपल क्वेश्चन ये कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो पत्तियों में होता है। ठीक, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का काम करता है? तो आंसर होगा आपका पत्तियाँ। ठीक है, पत्तियाँ, प्रश्वसन मतलब सांस लेने वाला, भोजन बनाने वाला कौन? तो पत्तियाँ। ठीक है, याद रखने को। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्तियाँ। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी होना, ठीक है, किसके कारण होता है? तो सॉरी, ये ऐसा है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी होना होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि छोटे बच्चे को ऐंठन मरोड़ होने के कारण होते हैं, किसकी कमी के कारण? तो विटामिन B6 की कमी के कारण तो छोटे बच्चों में जो होता है ऐंठन मरोड़ होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, ऐंठन और मरोड़ बच्चों में जो होता है वो किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन B6 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल होता है, क्या होता है? तो लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। ठीक है, क्या है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। याद रखना है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। क्या है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल क्या है? लाइक, सिलिका और एल्यूमिना। याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन स्रावित होती है, किसमें से स्रावित होती है? तो पैंक्रियाज में स्रावित होती है। स्रावित होती है पैंक्रियाज में। किसमें? पैंक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होती है किसमें? तो पैंक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होती है किसमें होती है? तो पैंक्रियाज में। इंसुलिन किसमें स्रावित होती है? तो पैंक्रियाज में स्रावित होते हैं। इंसुलिन किसमें स्रावित होती है? तो पैंक्रियाज में स्रावित होती है। चलिए अगले रो पे चलते हैं हम, अगले कॉलम पे चलते हैं। हमारा जो अगला कॉलम है, बीच वाले कॉलम को हम लोग अब करेंगे। पेज नंबर 7 चल रहा है।
वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या एसपीडी आपको पढ़ना हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया, है ना। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या है? तो यूरिया है। ध्यान रखना, यूरिया। क्या? यूरिया। कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या है? तो यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या है? तो यूरिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। ग्रह जो हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये किसके कारण घूमते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। याद रखना है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन फिर से है कि इस ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? तो आंसर आपको देना है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है कि लेड भंडारित बैक्टीरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का राजा कौन सा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। याद रखना कि लेड भंडारित बैक्टीरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? लेड भंडारित बैक्टीरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? लेड भंडारित बैक्टीरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित करते हैं रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। किस ऊर्जा में? तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किस ऊर्जा में? तो रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। याद रखना है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा किस रूप में स्थानांतरित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। याद रखना है ये क्वेश्चन को। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है तो रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। कोण की इकाई क्या है? कोण की इकाई रेडियन है। ठीक है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन है। पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। कोण की इकाई क्या है? तो रेडियन। और ठोस कोण की इकाई तो स्टेरेडियन। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, पहले भी हो चुका है। कोण की इकाई रेडियन। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। कौन सा इंजन? क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ध्यान रखना है क्वेश्चन को कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है तो किसके बल क्या है? ये अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। ठीक है। किसके कारण? तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। किसके कारण? तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। दो विभिन्न क्षेत्रों में अगला क्वेश्चन है, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने, जो आई थिंक रेडियम का आविष्कार जिन्होंने किया था। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार, दो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार करने वाली जो थी वो है मैडम क्यूरी। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन का, है ना। दाल किस में होता है? तो प्रोटीन में होता है। ठीक है। दाल किस में होता है? प्रोटीन में। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन की। याद रखना है, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन की। ठीक है। याद रखना ये यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? यकृत द्वारा, तो पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। ठीक है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है
प्रस्वेदन क्या है? प्रस्वेदन यानी पर्सपायरेशन, ये है पर्सपायरेशन यानी प्रस्वेदन। ठीक है, क्या है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। ठीक है, शरीर के ताप नियंत्रित रखता है, कौन रखता है? तो प्रस्वेदन। ठीक है, प्रस्वेदन क्या रखता है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। शरीर को के ताप को नियंत्रित रखता है कौन? तो प्रस्वेदन। ठीक है, दोनों कभी ये आ जाएगा कभी ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को याद कर लेना। प्रस्वेदन क्या करता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है कौन? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है कौन? तो आपका प्रस्वेदन। ठीक है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल। वाहनों के पीछे दृश्य के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल। कहने का मतलब ये है कि जो गाड़ी होती है हमारी, उसमें जो शीशे लगे होते हैं वो, ठीक है, कौन सा दर्पण होते हैं? तो उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, कौन सा दर्पण होते हैं? तो उत्तल दर्पण होते हैं। वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन तो इजी है। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, अपने मध्य यानी अपने बीच दीर्घ अंतराल रखते हैं। क्या अंतराल रखते हैं? दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ जाना। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु जो होते हैं दीर्घ अंतराल रखते हैं, अपने बीच दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है कौन सा अम्ल? नींबू और संतरे में खट्टा वाला साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू और संतरे में जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है, याद रखना है, साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो तैयारी अपना सब लोग भरपूर करिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। फॉर्म अभी भरा रहा है, आगे एग्ज़ाम भी होना है, बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, तो तैयारी कंटिन्यू करिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होते हैं? तो साइट्रिक अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी ठहराया गया है? तो CO2 जो 54% है और CH4 जो 30%। ठीक है, इसको यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो CO2 यानी दैट मीन्स CO2 मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 का मतलब होता है मीथेन। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से गैस को उत्तरदायी, कौन से गैस को उत्तरदायी ठहराया गया? तो ठहराया गया कार्बन डाइऑक्साइड को और मीथेन को, यानी CO2 को और CH4 को। इसके परसेंटेज कितने? तो 51% है और ये 30% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष रूप पर रखा जाता है, यानी किसी रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर रहता है जिसमें जमता है, ठीक है, वो सबसे टॉप पे ऊपर पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। कौन सी धाराओं द्वारा? तो संवहन धारा द्वारा। कौन सी धारा द्वारा? तो संवहन धारा द्वारा। ठीक है, पूरे फ्रिज को ठंडा रख सके। ठीक है, फ्रीजर इसलिए शीर्ष यानी ऊपर में रखा जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन है, जवाब देने की इसको एक्चुअली समझना है, याद नहीं रखना है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है वो शीर्ष यानी शीर्ष मतलब सबसे ऊपर रखा जाता है। क्यों? ताकि संवहन धारा द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। कौन सी धारा? बस एक चीज़ याद रखना है ये। अगला एक चीज़ क्या याद रखना है? संवहन धारा। चलिए अगला, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। याद रखना है, गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए दोलन का काल भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। याद रखना है आपको क्या? एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, एक साधारण घड़ी जो है गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये याद रखना है। चलो क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको आंसर देना है इसको। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
चलो ये आपको याद रखना है, ठीक है। गर्मी में जो है हमारी जो साधारण घड़ी है वो सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसीलिए दोलन काल जो है उसका वो भी बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, लास्ट कॉलम पे चलते हैं, और हम लोग क्या, पेज नंबर 7 है हमारा, याद रखिएगा पेज नंबर 7 कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में पेज नंबर 7 है हमारा, और इसको अच्छे से कवर कर लेना है, ये हमारा याद हो जाना चाहिए। चलिए तो अगला है कि जड़त्व आघूर्ण, क्वेश्चन हमारा जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला है कि 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर, जूल नहीं जूल, 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 10 टू दी पावर 7 अर्ग, यानी 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है? 10 पर पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये ऐसे वाले ब्लैक में, ये एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि आप लोग को पता होता है, इसलिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। शीतीकरण का मतलब क्या होता है? शीतीकरण का मतलब उसका ठंडा, ठीक है। जैसे कि ये इसको आप समझ सकते हैं कि हम लोग ना क्या करते हैं कि जब भी हमारा खाना बच जाता है तो उसको हम लोग फ्रीज में रख देते हैं। क्यों? ताकि वो ख़राब ना हो सके, यानी जीवाणु जो है उस पर प्रभाव ना डाल सके। अगर वही बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और उसमें रहेगा तो जीवाणु क्या, शीतीकरण का मतलब ठंडा रखना, ठीक है। ठंडा के कारण क्या हो जाएगा? वो निष्क्रिय रहेगा, वो जीवाणु काम नहीं करेगा। तो ये आपको समझना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको समझना है इसको, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ जो है का शीतीकरण एक प्रक्रिया जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है क्या? सेरीकल्चर। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है क्या? सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना है आपको, आंसर साथ में। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखना है क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये नाम है आपका रासायनिक इसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला है कि ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक। क्या होती है ध्वनि तरंगे? आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक, ठीक है, याद रखना है। आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है। ध्वनि तरंगे होती है कैसी? तो आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का, ठीक है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कि किसका प्रयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर। क्वेश्चन को याद रखना कि किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का जो प्रयोग होता है वो ऊंचाई नापने के लिए होता है। अल्टीमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग
दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहा जाता है? तो ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। क्या कहा जाता है? ओम का नियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं थोड़ा। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस होता है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इस उत्तल दर्पण का एक क्वेश्चन आया था पीछे कि जो गाड़ी में जो शीशे लगे होते हैं जो पीछे देखने के लिए, तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। सेम यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैमरे में उपयोग किया जाता है कौन सा लेंस होता है? वो तो उत्तल लेंस होता है। कैमरे और गाड़ी को याद रख सकते हैं, एक में दर्पण है और एक में आपका लेंस है। ठीक है, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस जो है वो क्या है? तो उत्तल लेंस है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। ठीक है, आपके पास भी फ़ोन होगा, उसमें भी कैमरा होगा, तो उसमें कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा उत्तर दक्षिण है। क्या है? वह दिशा उत्तर और दक्षिण है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। क्या होता है? उत्तर दक्षिण। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। याद रखना है ये क्वेश्चन को, उत्तर दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने का समय दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना। या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने का समय दुगना हो जाएगा। लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दुगना हो जाएगा। ठीक है, लोलक झूलने का समय कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। कब? जब हम इसका लोलक की लंबाई को 4 गुना कर देंगे तब। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि, ये अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो फोकस की दुगनी लंबाई पर, फोकस की दुगनी लंबाई पर। याद रखना कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। उत्तलोत्तर, ठीक है, उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाया जाएगा फोकस की दुगनी लंबाई पर रखने पर। ठीक है, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि उस ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। देखो ऊंचाई पर खाना जो है ना देर से बनती है, क्योंकि इसका जवाब होगा कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब पानी का क्वथनांक कम होगा तो क्या है? ऑब्वियसली है कि खाना जो उबलेगा वो लेट से उबलेगा और पानी जल्द ही वाष्प बनकर उड़ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाती है और क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है और वाष्प भरकर पानी उड़ जाता है, इसलिए। अगला, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, तारे की दूरी को नापने के लिए क्या है इकाई? तो प्रकाश वर्ष है। तारे को माप सकते हैं, दूरी मापने का, ठीक है, यूनिट है, इकाई है क्या? प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। या तो इसको किलोमीटर में करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है, और इससे एक बड़ी इकाई है जो है पार्सेक। ठीक है, वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक बराबर। तो चलो ये तो क्वेश्चन था, आगे चलते हैं कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? तो चालन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? तो चालन प्रक्रिया द्वारा। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? तो चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। ठीक है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? तो चालन प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर। क्या? हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोमीटर का। तो एवरीबॉडी वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।
और ये देखिए कि हमारा पेज नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 8 करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।